गुड इवनिंग ऑल दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने आए हैं एसबीआई क्लर्क 2025 के बारे में। उन स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ जो स्टूडेंट्स बिल्कुल फ्रेशर हैं, जो स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइम बैंकिंग में आए हैं या ग्रेजुएशन उनका कंप्लीट नहीं हुआ है, इसी साल ग्रेजुएशन कंप्लीट होने वाला है, या पहले से वो तैयारी में बैठे हुए हैं कि हम एसबीआई क्लर्क का फॉर्म सबमिट करेंगे 2025 वाला। जैसी वैकेंसी रिलीज होगी, नोटिफिकेशन आएगा, फटाफट हम उसमें लग जाएंगे। उन स्टूडेंट्स के लिए वीडियो है। प्लीज़ जिनका प्रीलिम्स 2024 वाला उन्होंने दिया है और प्रीलिम्स भी क्वालिफाई नहीं हुआ है, और इन सारे स्टूडेंट्स के लिए यानी फ्रेशर स्टूडेंट्स के लिए वीडियो है। इस वीडियो को पूरा जरूर वॉच कीजिएगा। एक एक चीज़ मैं बताने वाला हूँ। इसकी एज क्या होती है, इसके रिलैक्सेशन क्या होते हैं, इसके टाइम पीरियड क्या होता है, यानी कि इसमें जो हमारे प्रीलिम्स एग्जाम के सब्जेक्ट कितने पूछे जाते हैं, कितना टाइम ड्यूरेशन होता है, मेंस में कितने पूछे जाते हैं, कितने नंबर्स के होते हैं, सारी चीज़ें के बारे में मैं डिस्कस कर रहा हूँ। और इसको पूरे वीडियोस को जरूर सुनिएगा। थोड़ा सा लंबा जरूर होगा, लेकिन एक एक चीज़ बातें मैं आप तक पहुंचा दूंगा, समझा दूंगा। तो पूरे वीडियोस को जरूर वॉच कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद हो तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ताकि सारे नोटिफिकेशन जैसे ही मैं कोई भी बैंकिंग से रिलेटेड अगर इंफॉर्मेशन होता है, हम अब फटाफट आपको अपडेट करते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज यहीं से। ये हमारा 2024 का जो एसबीआई क्लर्क का एग्जाम हुआ है, उसका मेंस भी हो जाएगा। बच्चे रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। अब ये एसबीआई क्लर्क, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो एसबीआई क्लर्क, जिसको आप सीएसए भी बोलते हैं, उसका नाम क्लर्क को चेंज करके सीएसए कहा गया है, कस्टमर सर्विस एसोसिएट्स बोला गया है। क्लियर है। अब ये 2024 का नोटिफिकेशन लेकर के मैं अब आपको समझाने जा रहा हूँ। ठीक है। यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है समझने का कि यहाँ देखिए, जब जॉब लगती है एसबीआई क्लर्क में तो स्टेट लेवल पे लगती है। आप चाहे जितने सारे ऑल ओवर इंडिया में स्टेट होते हैं, स्टेट में जिस स्टेट से आप अप्लाई करते हैं उसी स्टेट में आपको जॉब लगती है। उसी स्टेट में आप पेपर चाहे प्रीलिम्स का हो चाहे मेंस का हो, ऑल ओवर इंडिया कहीं भी सेंटर आप अलॉट कर सकते हैं, कहीं भी सेंटर आप दे सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग, अपने सुविधा के अनुसार। लेकिन जब आपकी जॉब लोकेशन जहां होगा, उसी जिस स्टेट से आपने अप्लाई किया है उसी स्टेट में आपको जॉब मिलेगी। ठीक है। तो चलिए, अब बात ये तो मैंने क्लियर कर दिया। दूसरी बात हमारा ये आता है, ये लास्ट लाइन को पढ़िएगा, इसमें लोकल लैंग्वेज भी मांगा गया है। प्यारे बच्चों जरा ध्यान से सुनिएगा। जो बच्चे किसी भी स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं, अगर वो स्टूडेंट्स 10th क्लास में हिंदी मीडियम, अगर सपोज दैट किसी स्टेट में हिंदी लैंग्वेज है या इंग्लिश लैंग्वेज है, या हमारे केरला में केरला लैंग्वेज, गुजरात में गुजराती लैंग्वेज है, तो वहाँ के लोकल लैंग्वेज भी आपको आना अनिवार्य है। एसबीआई ने साफ साफ बता दिया है कि वहाँ के लोकल लैंग्वेज भी आपको आना ज़रूरी है, क्योंकि लोकल लैंग्वेज जब तक नहीं काम नहीं बनेगा। जो आप फॉर्म सबमिट करते करेंगे, जिस स्टेट से अप्लाई करेंगे, यानी जहां जिस स्टेट में आपको जॉब चाहिए उस स्टेट का लोकल लैंग्वेज भी आपको आना चाहिए। ठीक है। पहली दूसरी बात ये भी ध्यान में रख लेना है। अगर जो लोकल लैंग्वेज है वहाँ का, जैसे बिहार है, दिल्ली है, तो यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश चलती है। बिहार में हिंदी और इंग्लिश चलती है। पंजाब में पंजाबी चलती है। वैसे ही वहाँ का पंजाब से अगर आप हैं तो पंजाबी लैंग्वेज 10th के पेपर में होना चाहिए, यानी 10th ऑफ पास सर्टिफिकेट जो आपका होगा वहाँ पे पंजाबी होना चाहिए। अगर आप बिहार, सपोज दैट बिहार से है, वहाँ के लिए इंग्लिश और हिंदी नेसेसरी है। तो क्लास 10th या 12th के सर्टिफिकेट में जो आपने जब 10th किया होगा या 12th किया होगा उसमें, यानी कि हिंदी मीडियम या और इंग्लिश मीडियम, ये मीडियम नहीं लैंग्वेज होना अनिवार्य है, यानी हिंदी सब्जेक्ट रहना जरूरी है। तब तक अगर आपको सपोज दैट आप में हिंदी नहीं है 10th के सर्टिफिकेट में या 12th के सर्टिफिकेट में, तो आपको अलग से एक प्रकार से टेस्ट देना पड़ेगा। तो अभी से आप लोग तैयारी कर लीजिए। अगर आपका हिंदी पेपर या जो वहाँ के लोकल लैंग्वेज 10th के सर्टिफिकेट में या 12th के सर्टिफिकेट में नहीं है, तो आप उसका तैयारी में लग जाइए, क्योंकि फेज 3 जो होगा आपको लोकल लैंग्वेज का टेस्ट ले लिया जाएगा। ठीक है। तो टेस्ट में जब आप पास करेंगे तभी आपको फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आएगा। अगर आप पास नहीं करते हैं तो नहीं आएगा। अगर सर्टिफिकेट में आपका 10th और 12th में लोकल लैंग्वेज है तब तो अच्छी बात है, तब आपका टेस्ट नहीं होगा। क्लियर है। दो बातें हमने क्लियर कर दिया। तीसरी बात यहाँ पे ये लिखा गया है कि देयर इज नो प्रोविजन। यहाँ पे देखिएगा जरा ध्यान से, यहाँ पे लिखा गया है देयर इज नो प्रोविजन the inter circle transfer or inter state transfer for the junior associate to be required।
यानी कि यहाँ पर कोई प्रोविज़न नहीं है इंटर स्टेट ट्रांसफ़र की और सर्कल ट्रांसफ़र की। ठीक है, यहाँ पर ट्रांसफरेशन के लिए यानी कि जब आपको जॉब लग जाती है ट्रांसफ़र का, कोई जिस स्टेट में आप रहते हैं, जिस सर्कल में रहते हैं, सर्कल के अंदर ही आपको ट्रांसफ़र मिलेगी, वैसे इंटर स्टेट में ही मिलेगी, उससे बाहर मिलने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, अब यहाँ देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमारे पास क्या है। अब इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमारा 20 साल से लेकर के आपका ग्रेजुएशन फाइनल होना चाहिए। 20 ईयर में ग्रेजुएट आप फाइनल हो जाते हैं तब आप बैंकिंग के एस्पिरेंट्स हो जाएंगे, यानी बैंकिंग में फॉर्म भरने लायक आप बन जाएंगे। इसकी जो एज लिमिट होती है 20 साल से लेकर के 28 साल तक इसकी एज लिमिट होती है। ये आपको जनरल एज लिमिट है जो 20 से लेके 28 तक है। जैसे पीओ में 21 साल से लेकर के आपको 30 साल तक दिया जाता है, वैसे क्लर्क के एग्जाम में, एसबीआई क्लर्क के एग्जाम में यानी कि 20 साल से लेके 28 साल तक आपकी एज होगी और 20 से लेके 28 तक। इसके बाद अगर आप जनरल से हैं तो 28वां साल जब आपका पूरा होगा तो आपका लास्ट ईयर हो जाएगा वो बैंकिंग एग्जाम के लिए। अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जैसे ओबीसी है, एससी है, एसटी है, पीडब्ल्यूडी है, ईडब्ल्यूएस है, ये सारे कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो ये एज रिलैक्सेशन उनको मिलता है। ठीक है, यानी कि अगर आपको सपोज दैट मान लो कि 20 से लेकर के, सपोज दैट आप मान लीजिए कि आपका एज 20 से 28 आप एक्सपायर हो जाता है, 28 साल तक हो गए फिर भी बैंकिंग एग्जाम आपसे क्रैक नहीं हुआ है, तो आप अगर जनरल में नहीं आते हैं, किसी कैटेगरी में अगर आप आते हैं, जैसे एससी एसटी हो गया, ओबीसी हो गया, ठीक है, एससी एसटी हो गया, ओबीसी हो गया, पीडब्ल्यूडी जनरल ईडब्ल्यूएस हो गया, सब के लिए एससी एसटी के लिए हमारा 5 ईयर मिलता है, ओबीसी के लिए हमारे पास 3 ईयर मिलता है, ये पीडब्ल्यूडी जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 10 ईयर का रिलैक्सेशन मिलता है, यानी 28 साल के बाद 5 ईयर एससी एसटी वाला और ऐड हो जाता है, यानी 33 साल तक आप फॉर्म भर सकते हो। ओबीसी वालों के लिए 3 साल ये अलग से मिलता है, यानी कि 28 प्लस 3 31 साल तक ओबीसी वाले भी फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। ऐसे सबके रिलैक्सेशन हमारे लिए गए। एक्स सर्विसमैन जो होते हैं, डिजेबिलिटी क्या कहते हैं, डिजेबल्ड एक्स सर्विसमैन के लिए भी हमारे पास 3 ईयर प्लस 8 ईयर डिजेबल्ड के लिए, यानी अलग अलग डिफेंस वालों के लिए 3 ईयर है। एक्स सर्विसमैन टू बी द एससी एसटी में जो होते हैं उनके 50 ईयर तक भी एज रिलैक्सेशन मिलता है। तो ये एज रिलैक्सेशन इन सारे आप पढ़ लेना, नोटिफिकेशन में देख लीजिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होता है हमारा। प्यारे बच्चों, क्लर्क के एग्जाम में सिलेक्शन का जो प्रोसीजर होता है वो 2 होता है। एक हमारे पास क्या है, प्रीलिम्स एग्जाम, दूसरा हमारा फेज 2 हमारा मेंस एग्जाम होता है। प्रीलिम्स एग्जाम में 3 सेक्शंस होते हैं सब्जेक्ट के, एक हमारा क्वांट एप्टीट्यूड, दूसरा हमारा रीजनिंग और तीसरा हमारा क्या हो जाता है, तीसरा इंग्लिश सेक्शन हो जाता है। तीनों सेक्शंस के पहले एसबीआई क्या करता था, सेक्शनल कटअप भी नहीं, अभी तो सेक्शनल कोई कटअप नहीं रखा गया है, इसमें ओवरऑल कटअप है, सेक्शनल कटअप नहीं है, चाहे वो प्रीलिम्स का हो चाहे वो मेंस का हो। फेज 1 प्रीलिम्स, फेज 2 मेंस एग्जाम। क्लियर है। अब बात करते हैं कि सर यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी, और न्यूमेरिकल एबिलिटी को ही हम क्वांट मैथ बोलते हैं। प्यारे बच्चों ध्यान से सुनिएगा, रीजनिंग एबिलिटी भी हमारे पास ये है। नंबर ऑफ एग्जाम्स हमारे 3 सेक्शंस दिए गए हैं, न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग एबिलिटी, इंग्लिश लैंग्वेज। इसके नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो होते हैं 35 क्वेश्चंस क्वांटिटिव एप्टीट्यूड में देखने को मिलेगा, 35 क्वेश्चंस आपको रीजनिंग में देखने को मिलेगा और 30 क्वेश्चंस आपको इंग्लिश में देखने को मिलेगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपका 100 होने वाला है। ठीक है, इस 100 में सबकी टाइमिंग 2024 का जो एग्जाम हुआ है ये 10-12, यानी इस बार जो हुआ है 24 से ये अप्लाई कर दिया गया है। पहले 2023 तक का जो पेपर हुआ करता था इसके सेक्शनल टाइमिंग बटा हुआ नहीं था। इस बार इन्होंने क्या किया, सबका सेक्शनल टाइमिंग भी फिक्स कर दिया गया कि रीजनिंग इंग्लिश के लिए 20 मिनट का टाइम, रीजनिंग के लिए 20 मिनट का टाइम और क्वांट के लिए भी 20 मिनट का टाइम मिलेगा। सेक्शनल कटऑफ इसमें बिल्कुल नहीं रहेगा। सेक्शनल कटऑफ का मतलब ये होता है कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस जितने 30 क्वेश्चंस हैं तो इसके एक सेक्शनल कटऑफ बनता है। जैसे ओवरऑल कटऑफ बनता है वैसे सेक्शनल भी, कि इस सब्जेक्ट में अगर 30 नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं तो आप 25 मार्क्स लाते हो तो 7 या 8 या 10 नंबर सेक्शनल कटऑफ आपको पार करना होता है, तभी आप क्वालिफाई कहलाएंगे, अदरवाइज नहीं
कहला पाएंगे। तीनों सेक्शन में से किसी में भी अगर सेक्शनल कटअप आपका रह जाता है, भले ही ओवरऑल कटअप आप पार कर जाते हैं और किसी एक में सेक्शनल कटअप आप पार नहीं करते हैं, तो फिर मान्य नहीं होगा, फिर आप फेल ही कहलाएंगे। क्लियर है? तो पास आउट नहीं हो पाएंगे, प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो पाएगा। इसके लिए ओवरऑल कटअप भी जरूरी है और सेक्शनल कटअप भी जरूरी है। लेकिन एसबीआई क्लर्क में सेक्शनल कटअप नहीं होता है मेरे भाई, याद रखिएगा, इसमें सेक्शनल कटअप नहीं होता है, ओवरऑल कटअप होता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं मेंस एग्जाम के लिए। फेज 2 हमारा जो मेंस एग्जाम होता है उसमें जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस से हमारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस 50 होते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस 50, मैक्सिमम मार्क्स हमारा 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स और 35 मिनट का टाइम ड्यूरेशन इसमें भी फिक्स कर दिया गया है। वहीं पे मैं बात करूँ तो जनरल इंग्लिश के लिए 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के होते हैं। 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, टाइम आपको 35 मिनट का मिलता है। ठीक है, अब इसके बाद क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की मैं बात करूं तो 50 क्वेश्चंस 50 नंबर के मिलते हैं, 45 मिनट का टाइम मिलता है। इसके बाद रीजनिंग एबिलिटी कंप्यूटर एप्टीट्यूड की मैं बात करूं तो 50 क्वेश्चंस 60 मार्क्स के होते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो सारे क्वेश्चंस 1 मार्क्स में देखने को मिलेगा, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो 1.2 मार्क्स में देखने को मिलता है, इसीलिए 50 क्वेश्चन पे 60 मार्क्स दिया गया है। क्लियर है? अब बात करता हूँ टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 190 होता है, लेकिन मार्क्स हमारा 200 का होता है। पेपर का जो टोटल टाइमिंग होता है मेंस एग्जाम का 2 घंटा 40 मिनट होता है। ठीक है, 2 घंटे 40 मिनट का पेपर होता है। अब बात करते हैं कि सर ये चीज़ें तो आपने मुझे समझा दिया, लेकिन जब वैकेंसी के ऊपर कटअप भी डिपेंड करता है, ये याद रखिएगा। आपका एक्यूरेसी अच्छा होना चाहिए। कभी भी अगर आप फ्रेशर हैं, अभी तक कुछ पता नहीं है, अगर सिलेक्शन जल्द से जल्द लेना चाहते हो, उसके लिए एक मंत्र मैं दे रहा हूँ, उसको जरूर ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, देखिए एसबीआई क्लर्क में 3 सेक्शन प्रीलिम्स क्वालिफाई में होता है और यही 3 सेक्शन हमारा मेंस में भी आता है और एक सेक्शन ऐड हो जाता है जिसको आप जनरल अवेयरनेस बोलते हो, करंट अफेयर बोलते हो, जीएस सेक्शन बोलते हो, फाइनेंशियल अवेयरनेस बोलते हो। क्लियर है? अच्छा, अब ये प्रीलिम्स सर क्वालिफाई 3 सेक्शन है हमारे पास, एक मैथ क्वांट है, एक रीजनिंग है और एक इंग्लिश सेक्शन है। याद रखिएगा हमेशा 3 सेक्शन में से 2 सेक्शन को एक ऐसा स्ट्रॉन्ग बना लीजिए कि कहीं ना कहीं एक सेक्शन अगर आपका प्लग करता है तो 2 सेक्शन में नंबर उठ जाए और हमारा प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाए, क्योंकि इसमें सेक्शनल कटअप तो है नहीं, क्योंकि ये एसबीआई ने क्लियर कर दिया है कि हमारे पास कोई सेक्शनल कटअप नहीं होता है। ठीक है, ओवरऑल कटअप होता है। तो वैसे तो कटअप वैकेंसी के ऊपर भी डिपेंड करता है। ठीक है, लेकिन अगर प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हो अभी से लग जाओ, अभी आपके पास 6 मंथ का टाइम है, 5.5 महीने का टाइम है आपके पास एसबीआई क्लर्क के लिए। अभी से अगर आप लग जाते हैं, बिल्कुल बेसिक से पढ़ना स्टार्ट कर दिए, पूरे सिलेबस को देखिए। आप पहले सबसे पहले सिलेबस को देखिए, सिलेबस देखने के बाद एक एक टॉपिक वाइज पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। सबसे पहले टॉपिक वाइज जैसे आप पढ़ लेते हैं तो आप एक मॉक टेस्ट, एक नॉलेज के लिए, अभी मैं मॉक टेस्ट देने के लिए नहीं बोलूँगा, कोई भी अगर मॉक टेस्ट देने के लिए आप यू आर फ्रेशर है, अभी आप फ्रेशर हो तो अभी मॉक टेस्ट लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है जब तक आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट ना हो, क्योंकि अब जब 60-70% सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाता है तब आप क्या करेंगे, मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट करेंगे। देखने के लिए हर कंपनी वाले एक मॉक टेस्ट फ्री ही रखता है। जब आप मॉक टेस्ट परचेज करेंगे किसी भी कंपनी का तो एक मॉक टेस्ट जो होगा वो फ्री होगा। उस मॉक टेस्ट को आप अभी जस्ट लगा लीजिए फ्रेशर के नाते, ताकि एक आपको आइडिया लग जाए कि क्वेश्चन का लेवल कैसा होता है, क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जाता है, क्वेश्चन का पूछने का पैटर्न क्या होता है। इन तीनों सेक्शन में, मैथ में भी, रीजनिंग में भी और इंग्लिश में भी, ये तीनों चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगा। उसी पैटर्न को देखते हुए आप क्या करेंगे, प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए, सिलेबस पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए टॉपिक वाइज। क्वांटिटेटिव है तो फटाफट अर्थमेटिक पोर्शन पे काम करना स्टार्ट कर दीजिए, बेसिक पोर्शन पे काम करना स्टार्ट, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इनइक्वालिटी। ठीक है, इन सारे बेसिक फैक्ट है हमारे एसबीआई क्लर्क में, इससे 1 लाइनर क्वेश्चंस ज़्यादा बनते हैं। इसके बाद अर्थमेटिक पोर्शन को आप पूरा स्टार्ट कर दीजिए। अर्थमेटिक को टॉपिक वाइज जितने भी चैप्टर है हमारे 17-18 चैप्टर को आप बढ़िया से स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। फिर आप जब आपको लगेगा कि 60 से 70% सिलेबस हमारा कवर हो चुका है तब आप मॉक टेस्ट की तरफ
मूव कीजिए और मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कीजिए। कोई ज़्यादा कंपनियों का मॉक टेस्ट नहीं लगाना है आपको। सबसे पहले जो आपको अच्छा लगता है उसका मॉक टेस्ट, चाहे आप गाइडली का ले लें, चाहे आप टेक्स्ट बुक का ले लें, स्मार्ट किडा का ले लें, अड्डा 247 का ले लें, PW का ले लें, जिसका मर्जी आपका मन करे उसका आप मॉक टेस्ट, चाहे आप हॉलीवुड का ले लें, जिसका मर्जी आपको जो अच्छा लगे वो मॉक टेस्ट आप लगाइए। 2 मॉक टेस्ट आप परचेज कीजिए। तीसरा मॉक टेस्ट अभी फिलहाल नहीं लेना है। जब आपको लगे कि 2 मॉक टेस्ट मैंने परचेज किया है, दोनों मॉक टेस्ट में जब आपका 80% सिलेबस कवर हो जाने के बाद आपको मॉक टेस्ट में अच्छे नंबर जब आने लग जाएंगे, तब आप तीसरे चौथे मॉक पर मूव कीजिएगा। तीसरे चौथे कंपनी वाले मॉक की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। अभी आप 2 कंपनी का लेकर के ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, पहले तो आप अपने स्ट्रॉन्ग कीजिए, बेसिक पॉइंट को बढ़िया से घसीटिए, बढ़िया से मतलब उस पर फोर्स कीजिए और उसको माइंड में बैठाने की कोशिश कीजिए कि अगला जो हमारा पेपर 2025 का जो नोटिफिकेशन नेक्स्ट मंथ आपको देखने को मिल सकता है। जैसे ही मई के एंड, जून के फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक तक आपका SBI क्लर्क का हो सकता है कहीं नोटिफिकेशन आ जाए, तो फिर आपके लिए बहुत मुश्किल साबित हो जाएगा। क्योंकि इससे पहले अगर आपसे RRB से इंटरेस्टेड है तो RRB का पेपर 27 जुलाई से ही आपका स्टार्ट होने जा रहा है, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं अभी आपके पास काफ़ी टाइम है। अभी से ऐसा प्रिपरेशन कीजिए बैलेंस बना करके कि अगर जिन स्टूडेंट का टारगेट IBPS है, जिन स्टूडेंट का टारगेट RRB है, जिन स्टूडेंट का टारगेट SBI है, जो तीनों एग्जाम देते हैं, मैक्सिमम 90% स्टूडेंट का टारगेट तीनों पे होता है, ठीक है। तो मैं हर स्टूडेंट से मैं यही बताना चाहूँगा कि आप इस तरीके से फोकस कीजिए, इस तरीके से तैयारी कीजिए कि तीनों का, क्योंकि सिलेबस तीनों का सेम ही होता है, हमें कुछ अलग पढ़ना नहीं हुआ है इसके अंदर, ठीक है। हम सब एक ही चीज़ पढ़ेंगे, एक ही चीज़ से हमारा तीनों एग्जाम क्लियर हो जाएगा, चाहे वो PO का हो, चाहे वो क्लर्क का हो। ये जो वीडियो है मैं स्पेशल क्लर्क के बारे में बात करने आया था, ठीक है। तो चलिए, अगर वीडियो हमारा पसंद आ रहा है तो एक बार शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में, और ऐसे अपडेट में पक्का लेकर के आऊँगा। अगर SBI PO का टारगेट कर रहे हैं तो वो भी वीडियो आपको कल जरूर मिल जाएगी, ठीक है। इसमें कुछ बच्चे का कमेंट आया था कि सर इसमें अटेम्प्ट कितने होते हैं। जी, नो रिक्वायर्ड अटेम्प्ट का SBI क्लर्क में कोई हमारा अटेम्प्ट का नहीं है। वैसे अगर आप फ्रेशर है तो काफ़ी लंबा टाइम मिलता है ये मेरे भाई। PO में अटेम्प्ट का है, लेकिन क्लर्क में अटेम्प्ट का कोई लॉजिक यहाँ पर नहीं बताया गया है नोटिफिकेशन के अंदर, तो इसलिए मैंने अटेम्प्ट के बारे में कुछ भी नहीं बोला है। क्लियर है? तो चलिए आज यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।